बहुत ज़माने से, बहुत वक्त से कई लोग उड़ीसा की कहानी की सिफारिश कर रहे थे और कह रहे थे कि वो कुछ हमें नेगलेक्ट करते हैं, आप हमारे यहाँ की कहानी नहीं सुनाते। बल्कि एक मेल तो ये भी आया था कि वो अब उड़ीसा नहीं है, ओडिशा हो गया है। तो ओडिशा है, उसकी राजधानी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के करीब एक नया पल्ली इलाका है, ये कहानी वहाँ की है। और हालांकि इस तरह की इससे मिलती जुलती बहुत सारी कहानियाँ देश में हुई हैं, लेकिन ये कई मायनों में थोड़ी अलग है और थोड़ी सी ये खौफनाक भी है। ये कहानी सेना में एक कर्नल जो डॉक्टर थे उनकी है, जो रिटायर हो गए, और उनकी वाइफ की है। तो ये जो कर्नल हैं, रिटायर्ड कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल बल्कि, सॉरी, लेफ्टिनेंट कर्नल, ये सेना में डॉक्टर थे। सोमनाथ परिदा, डॉक्टर सोमनाथ परिदा ये इनका नाम है। और ये 1998 में सेना से रिटायर हुए। 1970s में या 71 में इनकी शादी हुई थी उषा श्री से। ये ओडिशा की डांसर थी, मतलब ओडिशी डांस की एक्सपर्ट। और उनके साथ डॉक्टर सोमनाथ परिदा की शादी हुई 71 में। शादी के बाद इनके 2 बच्चे हुए और एक बेटा एक बेटी। बेटा जो है वो भी डॉक्टर बना और यूएस चला गया, वहीं सेटल हो गया। बेटी इनकी दुबई चली गई, वहाँ पे वो टीचर स्कूल में एक प्राइवेट, और इनकी भी शादी हो गई। 1998 में रिटायरमेंट के बाद, अब चूँकि दोनों बच्चे जो है वो घर से बाहर हैं, एक यूएस में है और एक दुबई में है, और हस्बैंड वाइफ यहाँ अकेले, और भुवनेश्वर के करीब नयापल्ली इलाके में एक पॉश एरिया था जिसमें ये दोनों रहते थे, 2 मंजिला मकान उसके अंदर। लेकिन शुरू से ही जो डॉक्टर सोमनाथ थे, इनके बारे में ये था कि एक तो शॉर्ट टेम्पर है, दूसरा थोड़े से मिस्टीरियस लोग, सोशल लाइफ नाम की चीज़ नहीं, मतलब कई अजीब आदतें थीं। लोगों से मिलना नहीं, घर के बाहर किसी ने गाड़ी लगा दी तो चीखना चिल्लाना, मंदिर में घंटी अगर कोई बजा गया तो उसके ऊपर भी कई बार झगड़ा करना। तो इनका बिहेवियर जो है इनके पड़ोसियों के लिए, इनके दोस्तों के लिए बहुत अजीब सा था, और इसीलिए इनके बहुत करीबी दोस्त भी नहीं बने कभी। दूसरा, इनकी जो लाइफ स्टाइल पूरी रूटीन, कहते हैं कि थ्रू आउट ये शाम 6 बजे सो जाते थे और सुबह 3 बजे उठ जाते थे। बच्चों के अलग होने के, मतलब विदेश चले जाने के बाद, दोनों की शादी हो गई, सेटल होने के बाद पति पत्नी में कई बार अक्सर झगड़ा भी होता। चूँकि शॉर्ट टेम्पर थे तो झगड़ा होता ही रहता था, लेकिन फिर भी गृहस्थी चल रही थी। शादी को इतने बरस बीत गए थे, अब दोनों ये 70 के हो गए, वो 68 की हो गई उषा श्री, और दोनों 2 मंजिला मकान में उड़ीसा के एक भुवनेश्वर के अपना रह रहे थे। इसी दौरान में रिटायरमेंट के बाद वक्त काटने के लिए कर्नल साहब ने कुछ प्राइवेट जगहों पे भी काम करना शुरू कर दिया ताकि थोड़ा सा टाइम गुजरे। ये कंसल्टेंट के तौर पर WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ भी कुछ वक्त रहे। इवन भुवनेश्वर में कुछ ऐसी जो गांव और उसकी स्कीम थी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की, वहाँ भी जुड़े, अपना भी क्लिनिक चलाते थे, और ज़िंदगी सब ठीक ठाक चल रही थी। जो घर में झगड़े होते थे वो तो होते ही थे, लेकिन 1-2 चीज़ें थी। एक, जो बेटा यूएस गया और बेटी दुबई, तो डॉक्टर परिदा के साथ उनके बच्चों के रिश्ते कभी उतने अच्छे नहीं रहे। बेटा भी है वो अपनी माँ से ज़्यादा बात करता था, और जो दुबई में बेटी हैं वो भी माँ से ही। डॉक्टर परिदा यानी कि अपने बाप से ये लोग बहुत कम बात करते थे फ़ोन पे भी। शायद उसकी वजह रिश्ते में कड़वाहट थी। इसी दौरान में 2013 आता है, जून के महीने की बात है। जो डॉक्टर राहुल परिदा यूएस से अपनी माँ को फ़ोन करता है, उषा श्री को, चूँकि अक्सर वो हफ्ते में 1-2-3 बार कॉल करके बात किया करता था, और बेटी भी कर लेती थी, लेकिन बेटी सिर्फ माँ से करती थी, बाप से नहीं करती थी। तो जब राहुल परिदा का फ़ोन आता है तो वो मोबाइल स्विच ऑफ था। उसका 2-3 दिन के बाद वो वेट करता है, फिर कॉल करता है, फिर स्विच ऑफ था। कुछ दिन रुक कर वो फिर कॉल करता है, फिर स्विच ऑफ था। तो उसे लगता है कि कुछ शायद कहीं इधर उधर गई हूँ। तो इस फ़ोन करने या ना उठाने के चक्कर में करीब करीब 19-20 दिन बीत जाते हैं।
जब 20 दिन बीत जाते हैं तब बेटे को थोड़ा सा शक होता है और वो फिर अपने फादर को फ़ोन करता है और बात करता है कि माँ कहाँ है, मम्मी का फ़ोन स्विच ऑफ है, मैं लगातार 20 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, बात नहीं हो रही है। तो उनके फादर बताते हैं कि वो है नहीं, वो तो दुबई गई अपनी बेटी के पास। तो जब ये बताते हैं तो इत्तेफाक की बात है कि जो राहुल है वो अपनी बहन से उधर कांटेक्ट करता है दुबई में फ़ौरन फ़ोन रखने के बाद, और वो पूछता है कि माँ यहाँ आई हुई हैं। तो बहन बताती है कि नहीं, वो तो यहाँ नहीं है। तो अब राहुल को डाउट होता है कि फादर ने झूठ क्यों बोला और माँ का 20 दिन से उस मोबाइल स्विच ऑफ क्यों है। पड़ोसियों का कभी आना जाना होता नहीं था, सबसे कट के रहते थे, लड़ाई झगड़ा, इसलिए कोई आता नहीं था। तब फिर डॉक्टर फरीदा के बेटे ने अपने यहाँ पर मामा को फ़ोन किया जो भुवनेश्वर में ही रहते थे, और उनसे कहा कि ऐसे ऐसे है, माँ 20 दिन से फ़ोन नहीं उठा रही है, और मैंने फ़ोन किया तो वो कोई जवाब नहीं दे रहे, और वही उन्होंने कहा कि वो दुबई गई है, तो आप ज़रा चेक करके बताइए, घर पे चाहिए। तो फ़ोन आने के बाद शाम को ही 23 जून 2013 की बात है ये, उषा श्री के भाई और बहन ये घर पहुंचते हैं डॉक्टर साहब के, और जाने के बाद घर की घंटी बजाते हैं। डॉक्टर साहब बाहर आते हैं, लेकिन मतलब विंडो और उसके थ्रू, पर दरवाज़ा नहीं खोलते, और वो पूछते हैं भैया कहाँ हैं उषा श्री, उनकी बहन। तो कहते हैं वो दुबई गई है अपनी बेटी के पास और लौट आएगी। तो उन्हें भी डाउट होता है क्योंकि उधर उन्होंने बेटी से भी बात कर ली थी, उन्होंने कहा हमारे पास मम्मी आई नहीं है। तो जब ये शक होता है, दरवाज़ा खुल नहीं रहा, ये बार बार कहते हैं हमें अंदर आने दीजिए, डॉक्टर साहब अंदर आने देते नहीं हैं। तो मजबूरी में उषा श्री की फैमिली वाले वापस फिर फ़ोन करते हैं राहुल को अमेरिका में। तो वो कहता है कि आप एक काम कीजिए, आप पुलिस स्टेशन चले जाइए। तो ये लोग वहाँ नया पल्ली पुलिस स्टेशन जाते हैं, भुवनेश्वर के पास ही है ये, और वहाँ जाके अपने सारे शक जो है उनके सामने जताते हैं कि हमारी ऐसे ऐसे एक मिसिंग है 20 दिन से, और डॉक्टर साहब कोई सही जवाब नहीं दे रहे। पुलिस उनके घर आती है। अब पुलिस ने कॉल बेल बजाना शुरू किया, दरवाज़ा पीटना शुरू किया। डॉक्टर साहब आते हैं लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलते। मजबूरी में पुलिस को दरवाज़ा तोड़ना पड़ता है। दरवाज़ा तोड़कर पुलिस अंदर दाखिल होती है, डॉक्टर साहब से पूछताछ करती है उषा श्री की। तो यही कहते हैं कि वो यहाँ है नहीं, वो बाहर गई हुई है। कब? तब उन्होंने पहली बार तारीख बताई कि 3 जून 2013 को वो बाहर गई, और जिस दिन ये पुलिस घर में दाखिल हुई ये 23 जून था, मतलब 20 दिन हो गए थे। तो वो बाहर गई है। पुलिस कहती है कि आप बता रहे हैं कि वो अपनी बेटी के पास दुबई गई है, जबकि बेटी कह रही है हमारे पास आई नहीं है। तब डॉक्टर साहब थोड़ा पहले घबराते हैं। इसके बाद पुलिस घर की तलाशी लेती है। जब पुलिस तलाशी लेना शुरू करती है, इसके बाद इस खौफनाक कहानी का सच सामने आना धीरे धीरे शुरू होता है। पुलिस सब कुछ देखती है, पहले तो हर चीज़ तलाशी लेती है, कुछ ऐसा मिलता नहीं है। तभी उसको डॉक्टर साहब के बेडरूम में 2 काले रंग के बड़े बड़े जो आर्मी मिलिट्री वाले ट्रंक में अपना सामान लेकर जाते हैं, तो वो ट्रंक रखा हुआ दिखा। उन्होंने कहा ये घर में, हालांकि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हैं तो पुलिस को लगा होगा पुराना, बट 2 थे और बड़े बड़े। तो पुलिस ने कहा इसको खोलिए। जब उस ट्रंक को खोला गया दोनों, तो उस दोनों ट्रंक में करीब 20 नहीं, इस ट्रंक के अंदर 22 टोटल टिफ़िन बॉक्स रखे हुए थे। 2 काले रंग के ट्रंक के अंदर 11-11 करके, एक ट्रंक में 11 और एक ट्रंक में 11, 22 टिफ़िन बॉक्स थे। टिफ़िन बॉक्स की हाइट थी 9 इंच। आमतौर पे जो हम लोग ऑफिस जो जाते हैं या काम करने जाते हैं तो टिफ़िन में खाना लेकर जाते हैं, वो वही खाने वाला टिफ़िन था, और हर एक टिफ़िन की हाइट जो थी वो 9 इंच के करीब थी। तो मतलब अच्छा खासा ठीक ठाक बड़ा टिफ़िन था वो। तो पुलिस एक साथ जब वो देखती है दोनों उसमें खोल के, और उसमें 22 टिफ़िन बॉक्स, तो पहले तो यही लगता है कि या तो आपने कोई खाने वाने डिलीवरी का काम शुरू कर दिया है, आप लोगों को पार्ट टाइम, मतलब होता है ना कि घर का बना हुआ खाना ये वो। लेकिन डॉक्टर साहब की ऐसी जो पूरी में चीज़ें थी, डॉक्टर साहब की जो रहन सहन था, जो घर था, तो उसको देख के लगा डॉक्टर साहब ये धंधा तो कर नहीं सकते कि खाना बना कर ये बाहर बेचें। तो पुलिस ने खैर एक टिफ़िन बॉक्स खोला। जो पहला टिफ़िन बॉक्स खोला, इसके बाद उस कमरे में जितने भी पुलिस वाले थे और जो उनके रिश्तेदार थे, जो कि उनकी मौजूदगी में खोला जाता,
हर एक की चीख निकल गई। फिर दूसरा, एक टिफ़िन में 3 बॉक्स थे, जो छोटे छोटे गोल बॉक्स होते हैं। फिर दूसरा खोला, फिर तीसरा खोला, एक टिफ़िन रख दिया अलग। उसका दूसरा टिफ़िन बॉक्स खोला, उसका भी पहला डब्बा खोला, दूसरा खोला, तीसरा खोला। इसको करते करते 22 टिफ़िन के बॉक्स खोले। 22 के 22 में इंसानी जिस्म का हिस्सा था, और वो छोटे छोटे पीसेस में। कुछ में से स्मेल आई, जिसमें कुछ केमिकल वेमिकल भी डाल के उसमें पैक किया गया था टिफ़िन बॉक्स में, ताकि वो स्मेल ना हो या ख़राब ना हो, इस तरह। चूँकि वो डॉक्टर भी थे, उन्हें बेहतर पता था। और ये सारी चीज़ें जब सामने आई तो अब हर एक की जाहिर सी बात है कि वो होश उड़ गए कि ये क्या है। तब पता चला कि इस 22 टिफ़िन बॉक्स में दरअसल कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर साहब की वाइफ उषा श्री छोटे छोटे टुकड़ों में बंद है। अब जब ये चीज़ें आई तो जाहिर सी बात है ये बिल्कुल ही अजीब, ख़ास तौर पर उड़ीसा के लिए और भी, और भुवनेश्वर। पुलिस का भी माथा ठनक चुका था, यह है क्या, ये डॉक्टर साहब कौन है। अब सामने खड़े होकर डॉक्टर साहब को देखकर भी खुद पुलिस वाले को भी डरने लगने लगा, क्योंकि एक इंसान की जब इस तरह से आप टुकड़े करें, और तो फिर आपकी मानसिक, और सामने वाला कोई भी कितना मजबूत दिल का हो, थोड़ा डरता है। तो जब गिनना शुरू किया गया तो करीब करीब रफली जो है वो टोटल सारे 22 टिफ़िन बॉक्स में 300 टुकड़े थे लाश के। इन 300 टुकड़ों के अलावा एक जगह पे पुलिस ने एक टेबल के ऊपर एक चीज़ रखा हुआ देखा। अब चूंकि तलाशी शुरू हो गई थी, उन टुकड़ों में सर गायब था। तो जब उस टेबल की उस चीज़ को देखा गया तो पता चला कि वो सर है। चूँकि 20 दिन हो गए थे करीब, तो वो सर के स्किन और बाल और ये सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे ख़राब हो रही थी। तो वो सर रखा हुआ था। तो पुलिस ने पूछा डॉक्टर परीदा से कि ये क्या और ये बाहर क्यों रखा आपने। तो डॉक्टर परीदा तब तक वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर चुके थे, ये इनकी बीवी है, ये है। सर के बारे में उन्होंने ये कहानी सुनाई कि ये सर टेबल पे था और मेरे बेडरूम में रखा हुआ था, अभी इधर रख दिया है क्योंकि ये थोड़ा ख़राब होने लगा था। पर मैं इसको, सर को बेडरूम में टेबल पर रखकर डेली हर रात मैं बात किया करता था अपनी वाइफ से। और मेरी वाइफ ने ही मुझे कहा था कि जो मेरी समाधि है वो शिरडी साईं बाबा शिरडी में ले जाकर बनाना। पुलिस वाले को उनके दिमागी उसके ऊपर भी सवाल उठने लगा कि एक ऐसा शख्स है जो 20 दिन से घर में सर रखे हुआ है, सर से कह रहा है मैं बात करता हूँ। तो खैर पुलिस ने पूछा कि ये सब है क्या, क्यों। एक तो जाहिर सी बात है जब टुकड़ों में है तो ये टुकड़े क्यों, मौत क्यों, कत्ल क्यों। तो लगातार कई घंटे तक डॉक्टर परीदा एक ही चीज़ बोलते रहे। उन्होंने कहा कि 3 जून की शाम को अचानक उनकी बीवी को बहुत तेज़ गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि मुझे शिरडी जाना है, मेरी शिरडी में समाधि होनी है, तो इसलिए मैं मर रही हूँ। और अपना ज़मीन पर सर पटक पटक कर उसने अपनी जान दे दी। तो ये एक सुसाइड है। अब डॉक्टर साहब एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि ये मर्डर है। पुलिस को उन्होंने पूरी कहानी सुना दी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो आप मर गई, सुसाइड है, तो आपने पुलिस को क्यों नहीं खबर किया, आपने अपने रिश्तेदारों को, बेटों को, इन सब को क्यों नहीं बताया। तो डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि चूँकि उसकी एक तमन्ना थी कि मरने के बाद उसकी समाधि शिरडी में बने और इसीलिए उसने सुसाइड किया। तो उसकी सुसाइड की खबर मैं दुनिया वाले को देता तो मेरी जो समाज में एक इमेज है वो ख़राब होती है और लोग समझते उसने मेरी वजह से सुसाइड किया। इसलिए मैंने उसकी इस खुदकुशी को छुपाने के लिए उसकी मौत की कहानी को ही छुपा दी। तो बोला फिर ये टुकड़े क्यों। तो बोला चूँकि अब मैंने मौत की कहानी छुपा दी, दुनिया को ये ना पता चले कि ये खुदकुशी है, और शिरडी में उसकी आखिरी तमन्ना है कि समाधि बननी है, तो मैंने अपनी बीवी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसकी लाश के टुकड़े करने शुरू किए। और उसके लिए मैं फिर 2 ट्रंक खरीद कर लाया, 22 टिफ़िन बॉक्स लेकर आया, और हर दिन मैं लगातार उसके टुकड़े करता था और टिफ़िन बॉक्स भरता जाता था। उसने कहा कि पहले दिन उसने करीब 100 टुकड़े किए थे, सबसे ज़्यादा। उसका धीरे धीरे कम करना शुरू किया। तो पुलिस की ये पूरी कहानी थी। अब जो पुलिस को सुनाई कि ये खुदकुशी थी, वो छुपाना था, समाधि बनानी थी, इसलिए दुनिया को मौत की खबर ना मिले। तो
पहले टिफ़िन बॉक्स में रखा, फिर ट्रंक में रखा। लेकिन जाहिर सी बात है, पुलिस इन चीज़ों पे भरोसा करती नहीं। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेके फिर डीएनए, फिर पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, तो पता चला कि खुदकुशी की थ्योरी गलत है। जिस तरीके से वो बताया कि सर पीट पीट के अपना ज़मीन पे वो उसने जान दी है, वो गलत निकला। वो ये था कि किसी भारी चीज़ से मारा गया सर पे और उसकी वजह से मौत हुई। उसके बाद डॉक्टर साहब ने चूँकि वो डॉक्टर भी थे, 4-6 तरह के अलग अलग हथियार से उन्होंने उसके बॉडी के टुकड़े किए। सर्जिकल नाइफ्स का इस्तेमाल किया, चाकू का इस्तेमाल किया, ब्लेड का इस्तेमाल किया, आयरन कटर का इस्तेमाल किया, हथौड़े का इस्तेमाल किया, और इन सब का इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े किए और उन टुकड़ों को टिफ़िन बॉक्स में भरते गए। और उस टिफ़िन बॉक्स में कई बार फिनाइल और कुछ और केमिकल वो भी डालते गए, ताकि एक तो स्मेल ना हो और किसी को पता ना चले। इस बीच में चूँकि ये जब बताया पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की तारीख भी लगभग क्लियर हो गई थी कि ये 3 और 4 के बीच की बात है, तो फिर पता चला कि 3 जून की शाम को ये हादसा हुआ था। डॉक्टर साहब घर आए, उसके बाद उन्होंने चाय पी, चाय पीने के बाद झगड़ा हुआ, झगड़े के बाद उन्होंने अपनी बीवी के सर पे एक वज़नी चीज़ मारी, बीवी मर गई। उसके बाद उन्होंने उसको बैठ के तसल्ली से बाथरूम में उसके टुकड़े करने शुरू किए और फिर वो टुकड़े बाथरूम में ही रखे। फिर वो धीरे धीरे टिफ़िन बॉक्स खरीद कर लाया, एक साथ 22 नहीं लाया ताकि शक ना हो कि 22 का क्या करेगा। तो फिर ट्रंक लेकर आए, उसके बाद उसमें उन्होंने भरना शुरू किया। और इस दौरान में वो अपने सारे रूटीन काम वैसे ही करते रहे। उनको जाना होता था, जब डेली क्लिनिक भी जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ अलग थी। इन 3 जून से लेकर 22 जून तक उनके घर में ना कोई पड़ोसी, रिश्तेदार या कोई भी आता था, सबको भगा देते थे, घर के अंदर एंट्री नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, 3 तारीख की शाम से ही, बल्कि 4 तारीख की सुबह से ही जो घर में मेड और नौकर और वो धोबी आता था, उन सबको मना कर दिया कि मेरी वाइफ दुबई गई है बेटी के पास, तो अब वो जब आएगी तब तुम लोग आना, तो अभी मत आना। तो उन सबको छुट्टी कर दी, घर में किसी की एंट्री नहीं। अब ये घर में सिर्फ अकेले। कभी कोई भूले भटके भी आ जाता था तो सवाल ही नहीं दरवाज़ा खोलने का, वो बाहर से ही चलता कर देना। क्लिनिक लेकिन टाइम पे जाना, 6 बजे शाम को सोना, 3 बजे उठना, ये भी रूटीन में शामिल रहा। इस दौरान में जून में ही बर्थडे था, बाकायदा हॉस्पिटल में अपने कलीग के साथ डॉक्टर ने बर्थडे मनाया, वैसी खुशी के साथ मनाया। कोई भी रूटीन परिवर्तन नहीं आया। उसी घर में सोना, खाना खाना और उसी बेडरूम में ये 22 टिफ़िन बॉक्स जो धीरे धीरे लगातार भरता जा रहा है, वो भी करना। एक चीज़ और की कि इसी 3 से 20 जून के बीच में डॉक्टर साहब के पास एक कार थी, उस कार को उन्होंने रिपेयर कराया और उस कार में उन्होंने एसी लगवाई। उससे पहले एसी नहीं थी, तो एसी लगवाया। तो बाद में पता चला कि वो एसी कार में इसलिए लगाई गई थी कि जैसे ही डॉक्टर साहब को मौका मिलेगा। अच्छा हाँ, उन्होंने एक कहानी जो सुनाई थी वो ये कि उनकी समाधि जो बनाना है, उषा श्री की, उनकी वाइफ की, उनकी तमन्ना थी कि वो 27 सितंबर को बनाया जाए, जब साईं बाबा का की जो बर्थ डे होती है उस दिन। तो इसीलिए वो इसको टिफ़िन बॉक्स में रख के और वेट कर रहे थे, और गाड़ी में फिर एसी भी लगवाई। और वो लगाने की वजह ये थी कि जब ट्रंक में और टिफ़िन बॉक्स में वो बॉडी को लेकर निकलेंगे घर से, बाय रोड ही जाने का शायद सोचा, तो वो ख़राब ना हो जो लाश के टुकड़े। हालांकि पुलिस की थ्योरी ये है कि ये कहीं शिरडी नहीं ले आते, ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि जब कभी मौका मिलता ये बाहर ले जाकर उस सारे टुकड़ों को डिस्ट्रॉय कर देते, कहीं फेंक देते। लेकिन उससे पहले चूँकि 20 दिन से लगातार स्विच ऑफ था मोबाइल, बेटे को शक हुआ और घर वालों को भेजा, तो फिर ये डॉक्टर साहब की सारी चीज़ें जो है सामने, ये खुलासा हुआ और उनकी कहानी सामने आई। उसके बाद वो पुलिस ने फिर उनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया और सब कुछ क्लियर हो गया कि हाँ, डॉक्टर साहब ने मारा। अब एक सवाल रह गया था, वो ये कि आखिर 71 के डॉक्टर साहब, 68 की उनकी वाइफ, और दोनों बच्चों की शादी हो गई, इतने लंबे वक्त से शॉर्ट टेम्पर भी, चलो झगड़ा भी होता है, अब कत्ल क्यों किया? हालांकि जो पुलिस थ्योरी लेकर आई उसमें क्लियर नहीं था मोटिव, लेकिन एक कहानी आई थी कि एक महिला थी जिसके साथ डॉक्टर साहब की नज़दीकी थी और वो महिला उनको बाद में ब्लैकमेल करने लगी, और उस ब्लैकमेलिंग की वजह से उनकी बीवी से उनका झगड़ा बढ़ गया, और उस बढ़ते हुए झगड़े की वजह से उन्होंने अपनी बीवी को मार डाला। लेकिन ये ऑथेंटिक कोई रीज़न जो है, मोटिव इसके पीछे का, वो क्लियर नहीं हो पाया।
लेकिन ये है कि ये अपने आप में उड़ीसा के इतिहास में एक ऐसा केस था कि जिसमें एक आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर जो अपनी बीवी के करीब 300 टुकड़े करते हैं, 22 टिफ़िन बॉक्स में रखते हैं, ट्रंक में रखते हैं और फिर उसको लेकर सीढ़ी जाने की बात करते हैं और सर जो है वो टेबल पर रखते हैं और पुलिस को लगातार जितने भी वो थे सारे वो ये कहानी सुनाते हैं कि इस सर से मेरी बात होती है, मेरी बीवी से मेरी बात होती है। लेकिन उनके जितने भी टेस्ट हुए उसमें उनका मेंटल और वो सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट थी, ठीक थे। फिलहाल वो भुवनेश्वर के पास ही जेल में है और मुकदमा चल रहा है। आगे क्या होता है जो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन ये वो कहानी है जिसको सोचकर ख़ासतौर पर जो भुवनेश्वर के लोग हैं आज भी सुनते हैं तो सिहर उठते हैं और इन डॉक्टर साहब के बारे में सोच कर ही कि कोई कैसे कोई शख्स अपनी बीवी के 20 दिन तक टुकड़े करता रहे, टिफ़िन बॉक्स भरता रहे। ना मालूम कई बार हो सकता है कि डॉक्टर साहब की बीवी नहीं, डॉक्टर साहब जब ड्यूटी पे जा रहे हो तो टिफ़िन में खाना दिया हो, लेकिन आप सोचिए कि उसी टिफ़िन में वो अपनी बीवी को भर रहे हैं और भरने के बाद अपने बेडरूम में ही रख रहे हैं, वहीं ज़िंदगी जी रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं सो रहे हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ भी जी रहे हैं। तो हर तरह के लोग होते हैं दुनिया में और ऐसी जब कहानियाँ सामने आती है तो कई बार वाकई दिल दिमाग सब बेचैन हो उठता है, लेकिन फिर सोचते हैं कि ऐसा क्या चीज़ है जो इस दुनिया में ना हुआ हो। हर तरह के क्राइम, हर तरह की चीज़ें हुई हैं, तो उसमें से एक ये भी